हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। ख्याति कैसी हो तुम? बस। मैं एकदम हाँ। मस्त। आप तो बताइए। आप। हाँ, मैं आज ये सोच रहा था। कल ही मैं इकोनॉमिस्ट का पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें ये बात चल रही थी किस तरीके से रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, उसमें जो एयर पावर है, वो पुराना एयर पावर जो है वो किस तरीके से थोड़ा नाकाम साबित हो रहा है। क्योंकि वहां पे रशिया में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी तो वायुसेना काफी ज्यादा तत्पर है यूक्रेन के मुकाबले में, लेकिन फिर भी वो इतनी इफेक्टिव नहीं रह पाई है। और इसका एक कारण लोग ये कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर टाइम जब वॉर चल रहा होता है तो एयरफोर्स क्लोज एयर सपोर्ट देती है। क्लोज एयर सपोर्ट मतलब जैसा वो जैकी श्रॉफ और सनी देओल का बॉर्डर में याद है ना आपको, वो ऐसे बोलता है हाँ। कि तुम आ जाओ फिर हम लोग आगे जाएंगे, उस टाइप का। तो वो आजकल इतना प्रभावशाली इसलिए नहीं है क्योंकि यूक्रेन के पास एयर डिफेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा उनका प्रभाव नहीं है। तो खैर, वो जब हम लोग बात कर रहे थे तो फिर बात आ गई एयर पावर की। और ये जो वायु शक्ति है, इसको हमेशा से सैन्य शक्ति में सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। कई बार जब हम लोग ऐसे टॉक्स अटेंड करते हैं तो एयर पावर वाले लोग सबसे मतलब ऊंचे पैमाने पे अपने आप को मानते हैं। तो इसी बात पर हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग को पता पड़ा इसमें कि लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे जब तक आप आसमान काबू नहीं कर सकते तब तक आप जमीन पर अपना जो नियंत्रण है वो हमेशा तक कायम नहीं रख सकते। तो इसलिए ये एयर पावर और सैन्य शक्ति के बारे में तो मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि किस तरीके से वायु शक्ति का मतलब खुद मुख्तारी, मतलब सॉवरेंटी और देश निर्माण में भी काफी बड़ा योगदान रहा है। तो इन चीजों से जुड़ी हुई एक नई किताब आई है, एरोप्लेन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि आशिक अहमद इकबाल, जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखी है। तो आज उन्हीं से बात करते हैं पुलियाबाजी में और समझते हैं कि क्या है एयर पावर और भारत के देश निर्माण की कहानी। ठीक है ना सौरभ और ख्याति? हाँ, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक मतलब एविएशन के रिलेटेड इन जनरल भी सबको बहुत ही दिलचस्पी रहती है। तो आई थिंक एविएशन की हिस्ट्री, वो भी खास करके इंडिया के संदर्भ में, तो और भी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो हाँ। बिल्कुल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आशिक, शुक्रिया पुलियाबाजी पर आने के लिए। नहीं, आपका आपका शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ पुलियाबाजी के पे मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं। आशिक, सबसे पहले तो आपको इस विषय में दिलचस्पी कैसे आई और आपने क्यों चुना ये किताब, इस हाँ किताब और इस विषय पर लिखनी? हाँ, लोग कभी भी मुझे यही प्रश्न पूछते हैं कि मुझे इस चीज़ में दिलचस्पी कैसी आई थी। एक्चुअली मुझे इस प्रश्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे सुपरवाइज़र ने कहा कि अभी 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 सोर्सेज हैं, किसी ने इसके ऊपर लिखा नहीं है, हाँ। तो आप जाके जो जो बचे कुचे जो लोग हैं जो विश्व युद्ध में सर्व करे थे, उनके पास आप जाके बात कीजिए और ये पता कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैंने सोचा, हाँ, अब तक किसी ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, तो अगर अगर मैं कुछ कहूंगा तो जो भी कहूंगा लोग ये सोचेंगे कि कोई नई बात है। तो इसलिए गया। और मोर ब्रॉडली मेरा इंटरेस्ट ऐसे चीजों में है जो बड़े इतिहास में मेरा इंटरेस्ट है। अब आपको पता होगा कि ज्यादातर पिछले 30 साल में ऐतिहासिक लोग सबॉल्टन स्टडीज पे गौर दे रहे थे, यानी कि छोटे लोग, ऑर्डिनरी लोग, आम आदमी का के विषय पे गौर दे रहे थे। और इसके बीच में थोड़ा ऐसा हो गया कि लोग छोटे कहानियां बोलने लगे। तो जो बड़ी कहानी होती है कि देश का या दुनिया का, वैसे कहानी थोड़े मार्जिनलाइज हो गए हैं पिछले 30 साल में। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो पूरे देश के बारे में, पूरे साउथ एशिया के बारे में, और अगर हो सकता है पूरी दुनिया के बारे में कुछ अगर हम बोल सकते हैं, कुछ कहानी बोल सकते हैं, तो वो थोड़ा दिलचस्पी होगा। और इतिहास का ये भी गोल है कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाए। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना था। तो आशिक, आपकी किताब का एक प्रमुख थीम ये है ना कि कैसे
भारत में एविएशन की कहानी और भारत की स्वाधीनता की जी। कहानी भी काफ़ी जुड़ी हुई है, राइट? तो ये एंगल तो हमने इसके पहले ज़्यादा सुना नहीं था, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा कुछ और बताइए इसके बारे में। हाँ, हाँ जी। मैं कभी भी कहता हूँ कि एक अच्छी किताब की और या अच्छी थीसिस की ये मार्क है कि जो दो दो वर्ड जो हम जुड़ते नहीं हैं, वो दोनों वर्ड को एक साथ जुड़ाए तो वैसे ही अच्छे किताब बनते हैं। तो मैंने एक्चुअली ये किताब एविएशन के बारे में नहीं लिखा है जितना मैंने लिखा है डिकोलोनाइजेशन के बारे में, जैसे ब्रिटिश राज के अंत के बारे में इंडिया में, और जैसे स्वतंत्र भारत के इमर्जेंस के बारे में लिखा है। तो क्या हुआ है कि ये किताब हम इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं कि 1930s 40s और 50s में कैसे एरोप्लेन का इम्पैक्ट देश के लीडर्स, देश के लोगों पे हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से लोग ये मानते थे कि एक्चुअली वायुसेना ही सबसे इम्पोर्टेंट सेना होगी, क्योंकि एरोप्लेन पहले विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, और उसका डिस्ट्रक्शन बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। और ये लोगों को ये भी पता चला कि एरोप्लेन बहुत दूर, फ्रंट लाइन से बहुत दूर जाके लोगों को मार सकता है। तो हमारे लीडरों को, जैसे जवाहरलाल नेहरू को, ऐसे लगा कि एरोप्लेन ही युद्ध का फ्यूचर होगा। जिस देश के पास एरोप्लेन है वो देश दूसरे देशों का शहर मिटा सकता है, दूसरे देश के सेना मिटा सकता है, दूसरे देश का नेवी इजीली मिटा सकता है, स्पेशली गैस के साथ, बॉम्ब्स के साथ। तो उनको ऐसे लगा कि अगर स्वतंत्र भारत को एरोप्लेन नहीं मिला, अगर स्वतंत्र भारत को वायुसेना हासिल नहीं हुआ, तो इंडिया का स्वतंत्रता का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। और अगर इंडियंस को एयरफोर्स मिल गया, अगर उनको अपना वायुसेना मिल गया, तो अगर वो ब्रिटिश एम्पायर के फॉर्मली नीचे थे भी, तब भी उनका स्वतंत्रता सब्सटैंटिवली अचीव हो जाता। तो उनको ऐसे बहुत बड़ा रिलेशनशिप है सॉवरेंटी, स्वाधीनता, जैसे आप बोल रहे हैं, और वायुसेना का। और वो रिलेशनशिप का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है हिंसा, क्योंकि सॉवरेंटी हिंसा से रखी जाती है। हम बहुत से लोग चौंक जाते हैं कि यह महात्मा गांधी का देश है, कैसे हो सकता है कि हमारे लोग ऐसे सोचते थे। पर बहुत सारे इंडियन लीडर्स ऐसे सोचते थे कि ब्रिटिश राज इंडिया में हिंसा से आई, और अगर इंडिया को स्वतंत्र रहना था तो हिंसा से ही स्वतंत्रता मिल जाती, और स्वाधीनता का बेसिस हिंसा है। तो मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम का बेसिस हिंसा है, और सबसे हिंसादायक चीज सिर्फ हवाई जहाज है। और स्पेशली गैस के साथ, एटॉमिक बॉम्ब्स के साथ हवाई जहाज का बर्ताव बहुत है इंडिपेंडेंस और सॉवरेंटी के साथ। तो आशिक, इसकी एक और कहानी है टेक्नोलॉजी और देश निर्माण की भी कहानी है ना। जैसा आपने कहा कि जैसा आपने कहा एरोप्लेन को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था मोनोपोली ओवर कंट्रोल, ओवर लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स के लिए ना, जिसे कहते हैं मैक्स वेबर का जो परिभाषा है स्टेट की। तो लेकिन इसके ऊपर जैसे अणु शक्ति है, एटॉमिक पावर, इसके ऊपर भी काफी रिसर्च हुई है कि किस तरीके से वो भी जरूरी था। लेकिन इससे पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा स्टडीज नहीं हुई है एरोप्लेन और नेशनल पावर की। तो ऐसा क्यों ऐसा था क्या कि कुछ सोर्सेस पहले नहीं थे और अभी मौजूद हैं, ऐसा कुछ हुआ, या क्यों हम लोग एरोप्लेन के बारे में उस तरीके से नहीं सोच रहे थे अभी तक? जी, वो बहुत ठीक कहा है आपने कि इंडिया के एटॉमिक बॉम्ब पे कई किताब हैं। अभी एक दूसरे हिस्टोरियन वकार जैदी, जो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है एटॉमिक बॉम्ब और एरोप्लेन के बीच जो संबंध है, और उसका इंटरनेशनलिज्म का जो संबंध है, उसके बारे में उन्होंने किताब लिखा है। पर इस टाइम तक किसी ने वायुसेना और विमान पे इसलिए किताब नहीं लिखा है क्योंकि हमारा जो हिस्टोरिकल एस्टैब्लिशमेंट है हमारे देश में बहुत छोटा है।
जैसे आप अगर इंडिया का और जैसे यूएस यूके का कंपैरिजन करेंगे तो फंडिंग उतनी नहीं है। और ऐसे भी चीज है कि ये जैसे हम हिस्ट्री में कहते हैं हिस्टोरियोग्राफिकल गैप्स। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो विमान के बारे में लिखते हैं, पर जो भी लोग विमान के बारे में लिखते हैं वो यूजुअली यूएस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन के बारे में लिखते हैं, क्योंकि वो उन देशों के पास ज्यादा से ज्यादातर विमान थे हिस्टोरिकली। और जो लोग इंडिया पे लिखते हैं वो विमान पे नहीं लिखते हैं, वो दूसरे चीजों पे लिखते हैं। रेलवेज पे बहुत ज्यादा लेखक हुई है, और जैसे एटॉमिक एनर्जी पे लेखक हुई है। आर्मी पे बहुत मिलिट्री हिस्टोरियंस ने लिखा है, नेवी पे बहुत मिलिट्री हिस्टोरियंस ने लिखा है। पर ये जैसे विमान है, वो ये गैप जो गैप इंडियन हिस्ट्री के गैप में भी, एविएशन हिस्ट्री के गैप में भी थोड़ा गिर गया है। तो अब तक किसी ने इसके बारे में नहीं लिखा है, पर अब इस चीज में काफी इंटरेस्ट हो रही है। और एक दूसरी किताब भी दूसरे हिस्टोरियन भी लिख रहे हैं एक इसी मामले के बारे में। और मुझे लग रहा है कि जो आने वाले साल हैं, लोग और भी किताब लिखे जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसी चीज हैं जैसे एविएशन कल्चर, उसका कल्चर पे कैसे प्रकट हुआ है, एविएशन का जो इम्पैक्ट है टूरिज्म पे, क्योंकि हमारे देश में जो सारे लोग राजस्थान वगैरह देखने के लिए आते हैं, वो पहले ट्रेन में आते थे। पहले बम्बई में आके, बम्बई से दिल्ली जाके, दिल्ली से कलकत्ता जाके, या तो साउथ जाके अजंता एलोरा केव्स देखे जाते थे। अब आप जेट प्लेन में आके कर सकते हैं वो सब। तो बहुत चीज है लिखने के बारे में। तो ये कोई सोर्सेज की शॉर्टेज नहीं है। एक तरफ ऐसे शॉर्टेज है कि हमारा जो हिस्टोरिकल एस्टैब्लिशमेंट है वह काफी छोटा है, और जो जैसे कोर इश्यूज पे फोकस कर रहे थे। दूसरा चीज है कि एविएशन और इंडियन के बारे में उतना में गैप था। और फंडामेंटली मेरा जो किताब है उसका ये मैसेज है कि हम अब तक जब भी विमान के बारे में बात करते हैं, बस उन चुने देशों के बारे में बात करते हैं जिनके पास विमान थे, जैसे यूएस, जैसे ब्रिटेन। पर ज्यादा से ज्यादा देशों के पास सिर्फ चुने विमान थे, सिर्फ थोड़े ही विमान थे। तो वो विमान को कैसे यूज करते हैं, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है देशों पे, वो हिस्टोरियोग्राफी में मैं शामिल होना चाह रहा हूँ। तो आशिक, कहानी छोड़ी शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे प्रणय ने भी बोला कि एयर पावर की बात हो रही है। और प्रणय, मेरे को एक और भी चीज लगी, जैसे तुमने बोला कि ये गैप क्यों रह गया ना, मैं भी सोच रहा था कि ये चीज पहले क्यों नहीं इस तरीके का टॉपिक आता है। तो मुझे लगता है कि ये शायद जो एयर सुपीरियोरिटी का जो टाइम है ना, वो कुछ जरा सा छोटा सा रहा है। जैसे नेवल सुपीरियोरिटी का टाइम बहुत बड़ा रहा, मतलब जो पूरा ब्रिटिश एम्पायर रहा। फिर ये बीच में कुछ साल, कुछ दशक रहे जो एयर पावर के, और फिर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। ठीक है, और एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स ने सप्लांट कर दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं और मिसाइल्स जो हैं, उन्होंने आकर के, मुझे लगा कि एक तरह से और अब एयर पावर ही सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ एयर पावर की वजह से ही कुछ कर सकते हैं, या एयर पावर ही सबसे बड़ी है। तो ये कुछ दशक की बीच में चीज रही, और शायद इसकी वजह से, जैसा आशिक भी बोल रहे थे, कि लोग हिंदुस्तान में भी नेवल पावर पे लिखते हैं, ऑब्वियसली आर्मी के बारे में लिखते हैं, और उसके बाद में अब न्यूक्लियर पावर के बारे में लिखते हैं। ये बीच का समय शायद रह गया है कुछ। तो इसमें शुरू करते हैं ना आशिक। तो जैसे 1932 में आपकी बुक से ही मुझे पहली बार पता चला कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स का निर्माण उसी समय हुआ। तो ये ऐसा क्यों हुआ? और आपकी बुक में जो शुरू में जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है ना, 1927 का है, जब वो 1927 में नेहरू बोल रहे हैं कि भाई अब हिंदुस्तान तो आजाद होने वाला है। और कांग्रेस में एक्चुअली ज्यादातर लोग, मेरे ख्याल से पहले विश्व युद्ध के बाद में उनको लगने लगा था कि हिंदुस्तान आजाद हो ही जाएगा, वो समय लग गया, पर उनको दिमाग में था कि होने ही वाला है, तो एयर पावर हमारे लिए कितनी जरूरी है। फिर 1932 में हमको अलग से क्यों दे दी? तो क्या राजनीति थी उस समय की? क्यों ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडिया की अलग एयरफोर्स होनी चाहिए? तो एक्चुअली ये सवाल एक बहुत बड़ी सवाल से जुड़े है, जो सवाल है इंडियनाइजेशन का।
कि इंडियनाइजेशन का मतलब ये है कि इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस और जैसे दूसरे भी सर्विसेज थे जैसे रेलवेज, उनमें सारे कमांडिंग पोजीशंस ब्रिटिश लोग ही ले रहे थे। तो इंडियन पॉलिटिशियंस जो थे, कांग्रेस लीडर्स और दूसरे पार्टी से भी जो लीडर थे, वो बोल रहे थे कि पहले विश्व युद्ध के बाद, जिसमें इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग और बहुत सारे पैसे दे दिए गए थे ब्रिटेन के विक्ट्री के लिए, उन्होंने सोचा कि इंडिया की स्वतंत्रता का टाइम आएगा और इंडिया को अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, अगर पूर्ण स्वराज, जैसे गांधी जी बोलते थे, अगर पूर्ण स्वराज भी नहीं मिलेगा तो डोमिनियन स्टेटस तो मिल जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का था, जो ब्रिटिश एम्पायर में थे, पर वो अपने जो गवर्नमेंट थे वो खुद से चला रहे थे। पर क्या हुआ कि इसका अगर देश ऐसे तरफ जा रहा था, तो उनको ऐसे लगा कि पहले आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल इंडियंस के हाथों में आना चाहिए, दो चीजों के लिए। पहली चीज ये थी क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सादा पैसा इंडिया से ही जाता था। जब रॉयल एयरफोर्स इंडिया में आता था, उसका पैसा भी इंडियन कॉफर से ही जाता था। तो इंडियन लीडर्स का ये मानना था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इंडियंस कंट्रोल करना चाहेंगे। और दूसरे तरफ उनको लगा कि जब तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इंडियंस के हाथों में नहीं आएंगे, तब तक इंडिया का स्वतंत्रता तो ठीक से प्रकट नहीं हो सकता है। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इमीडिएटली आफ्टर ये पूछने लगे कि हमें आर्म्ड फोर्सेस में ज्यादा लीडरशिप पोजीशंस चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल हमें चाहिए। इंडिया के स्वतंत्रता के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत सारे रीजंस थे। और इनिशियली एक कमेटी बनाया गया, स्कीम कमेटी, और स्कीम कमेटी का प्रोजेक्ट ये था कि कैसे इंडियंस को अफसर पोजीशन में डाला जाए। तो जैसे सारे ब्रिटिश ऑफिसर एक एकेडमी को जाते थे इंग्लैंड में, सैंडहर्स्ट एकेडमी। तो इंडियंस को कैसे सैंडहर्स्ट भेजा जाए तो ताकि वो ऑफिसर बन के वापस आके इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल हो जाए। अब इंडियंस 1857 से लेके कोई इंडियन ऑफिसर नहीं बन सकता था, क्योंकि 1857 में, जैसे आपको पता है, इंडियन आर्मी ने बगावत की ब्रिटिश के खिलाफ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन लीडर्स बोल रहे थे कि हम आप लोग हमें थोड़ा भरोसा रख सकते हैं, आप लोग ये सोच सकते हैं कि इंडियंस आपके ही साइड पे हैं, एम्पायर के साइड पे हैं, हम गुड इंपीरियल सब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे लोगों को अफसर बनाया जाए। तो ये स्कीम कमेटी का जॉब ये था कि इंडियनों को अफसर कैसे बनाएंगे। इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी का नाम दिया गया स्कीम कमेटी को। उसका दूसरा नाम है इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी। पर स्कीम कमेटी में दो लोग थे, दो इंडियन लीडर्स जो उस टाइम में नेशनलिस्ट थे। एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। और उन दोनों को ऐसे लगा कि सिर्फ इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन के आएंगे तो इंडियंस को जैसे दूसरे टेक्नोलॉजिकल साइड हैं जो वॉर के, वो टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर्स नहीं मिलेंगे। तो इंडियनों को वुल्विच आर्टिलरी एकेडमी भेजना चाहिए, ताकि इंडियंस को आर्टिलरी कैसे संभाला जाए, जो 1857 से इंडियंस को फॉरबिड किया गया था, आर्टिलरी कैसे यूज करेंगे। और दूसरा ये है कि इंडियंस को रॉयल एयरफोर्स में ऑफिसर पोजीशन दिया जाए। तो ये लोग को क्रैनवेल एकेडमी, जहां रॉयल एयरफोर्स के अफसर बनते हैं, वहां भेजा जाए। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन ये रिपोर्ट में डाल दिया। और जब ये रिकमेंडेशन आया तो रॉयल एयरफोर्स लोग को बहुत ऑपोजिशन हुआ, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इंडियंस को जरूर रॉयल एयरफोर्स में नहीं शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अगर इंडियंस रॉयल एयरफोर्स में शामिल हो गए तो उनका कलर बार टूट जाता था। तो जब तक हिटलर ने ब्रिटेन पे वॉर किया 1939 में, तब तक रॉयल एयरफोर्स में सिर्फ पीपल ऑफ प्योर यूरोपियन डिसेंट, जैसे सिर्फ गोरे लोग रॉयल एयरफोर्स में शामिल हो सकते थे। तो अगर इंडियंस रॉयल एयरफोर्स एकेडमी को जाके फिर रॉयल एयरफोर्स में शामिल हो गए,
तो ऐसे भी समस्या हो जाती थी कि इंडियंस ब्रिटिश से सुपीरियर पोजीशन में थोड़े सिचुएशन में आ जा सकते थे। वो ब्रिटिश एयरमैन को इंडियन ऑफिसर्स कमांड कर सकते थे। तो आरएएफ को इसमें कोई इच्छा नहीं थी कि इंडियंस आरएएफ में शामिल हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, देखिए आरएएफ इंडियन आर्मी की तरह नहीं है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा, एक इंडियन आर्मी था और एक ब्रिटिश आर्मी था। तो इंडियन आर्मी सिर्फ इंडिया में था और इंडियन आर्मी सिर्फ इंडिया के आसपास जगह में युद्ध करता था। तो उन्होंने कहा, देखिए आरएएफ इंडियन आर्मी की तरह नहीं है जो सिर्फ इंडिया में बेस्ड है और सिर्फ इंडिया के आसपास काम करता है बस, पर आरएएफ सब जगह जाता है। आरएएफ के ऑफिसर्स जमैका में हैं, आरएएफ के ऑफिसर्स कनाडा में हैं, तो हम इंडियंस को उस जगह क्यों भेजेंगे? तो इसलिए ऐसे अच्छा होगा कि इंडियंस को एक सेपरेट इंडियन एयर यूनिट बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है भैया, इंडियंस को हम एयरफोर्स उनका इंडियन एयर यूनिट दे देंगे और वो एयर यूनिट में चार प्लेन डालेंगे और 4 पायलट, 4 अफसर बनाएंगे और बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और ये उनका ओवरऑल पॉलिसी था। जैसे आर्मी में भी जो लोग सैंडहर्स्ट एकेडमी गए, वहां भी वो लोग सिर्फ 8 यूनिट्स में इंडियन अफसर को डाले गए। पर क्या हुआ कि जब ये लोग बोले कि हम सिर्फ एक सिंगल फ्लाइट ऑफ इंडियन पायलट्स रखेंगे, तो फाइनेंस कमेटी ने कहा कि देखिए 4 एयरप्लेन रख के हम उस पर बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, तो हम एक स्क्वाड्रन रख देंगे जिसमें 16 एरोप्लेन होंगे, जैसे चार एरोप्लेन के 4 फ्लाइट। तो उन्होंने कहा ठीक है, और एक ही स्क्वाड्रन बनाया गया जो 1933 में रेज किया गया, अप्रैल 1 1933 को। ये वही डेट है जो रॉयल एयरफोर्स का बर्थडे है, और इसलिए हाँ, तो एनीवे आरएएफ को रेज किया गया ड्रिग रोड कराची पे, पहला स्क्वाड्रन। और कई साल को आरएएफ को बहुत पीछा दिखाएगा, बहुत डिस्क्रिमिनेशन दिखाएगा। आरएएफ में जो लोग जैसे ऑफिसर थे, उनको ब्रिटिश ऑफिसर और ब्रिटिश पर्सनल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे, और जो मेंटेनेंस करने वाले लोग थे उनके ऊपर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ये नहीं बोल सकते थे कि इंडियंस हवाई जहाज चला नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध में बहुत सारे मेडल्स इंडियंस को मिले थे रॉयल फ्लाइंग कोर में, जो आरएएफ का प्रेडिसेसर था। तो पहले विश्व युद्ध में बहुत सारे मेडल मिल गए थे। तो वो ये नहीं बोल सकते थे कि ये लोग जब हवाई जहाज उड़ा नहीं सकते हैं। तो ये बोला जाता था कि बेसिकली इंडियंस के पास इतना बुद्धि नहीं है कि वो मेंटेनेंस कर सकेंगे। तो जो लोग मेंटेनेंस सीखने गए, जो लोग जैसे हरजिंदर सिंह एक एग्जांपल है, जो लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज से मेंटेनेंस पढ़ने के लिए गए, उनके ऊपर बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया गया। ऑफ कोर्स मैं यहाँ ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे ब्रिटिश थे जो इंडियंस के बारे में बहुत रेसिस्ट आइडियाज रखे थे, ऐसे भी ब्रिटिशर्स थे जो ये सोच रहे थे कि ये लोग एम्पायर का एक हिस्सा हैं और इन लोगों को ठीक से ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ऐसे भी लोग थे, दोनों टाइप के लोग थे। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि सारे ब्रिटिश लोग ऐसे एक ही तरह के थे, पर फिर भी जो आईएएफ के साथ जो बर्ताव हुआ वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी बर्ताव हुआ, और जो प्लेन दिए गए वो बहुत पुराने प्लेन थे। मेरा एक सबसे फेवरेट स्टोरी है कि उनके प्लेन में रेडियो नहीं था, तो वो चिड़िया लेके, कबूतर लेके उनके प्लेन में जाते थे, और जब उनको मैसेज भेजना पड़ता था तो वो चिड़िया को कॉकपिट से फेंक के वो कबूतर जा करके भेजते थे। क्या बात कर रहे हो आशिक, ऐसे लग रहा है जैसे कहानी सुना रहे, सच्ची बता रहे हो ना, हमारे दर्शक बोलेंगे कि फेंक रहे हो। नहीं, ये प्लेन का नाम था वेस्टलैंड वैपिटी,
वो अच्छा। एक्चुअली ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेन है, क्योंकि प्लेन वो तभी उस टाइम में ही वो प्लेन बहुत आउटडेटेड थी, बहुत ऑब्सोलीट थी। और अगर ये प्लेन स्टार्ट करना था तो वो प्लेन को ढकलना था, 4-8 लोग ढकलते थे प्लेन को। जो पीछे आगे एक पायलट बैठते थे, पीछे एक एयर गनर बैठता था। एयर गनर को सीट बेल्ट नहीं मिलती थी, उसको चेन मिलती थी। तो वो चेन से उसको टाई किया जाता था एरोप्लेन में। और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो इस प्लेन को वेस्टलैंड वापिटी को वाटर पिटी करके बुलाते थे, क्योंकि इतना भयानक गया प्लेन था गुजरा है। कि हाँ। इतना बैड प्लेन था कि पर फिर भी क्या हुआ कि ये लोगों को तब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भेजा गया, NWFP, जहां पे ब्रिटिश एक एयर कंट्रोल पॉलिसी यूज करते थे। अब थोड़े देर पहले मैं एक मीटिंग के लिए गया था इंग्लैंड में, जहाँ पे कोई लोग बोल रहे थे कि अब नेटो आ गया है अफगानिस्तान में। ये थोड़े साल के पहले था जब अफगान युद्ध चल रहा था, तो लोग बोल रहे थे अब नेटो आ गया है, नेटो के पास इतने विमान है, ड्रोन है, पठान ये देख के जरूर चौंक जाएंगे, उनके पास कोई चांस नहीं रहेगा ये ऐसे भयानक वेपन से लड़ाई करने के। पर एक्चुअली जो लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे हैं उनके ऊपर विमान युद्ध यानी कि एयर बॉम्बिंग 100 साल से चल रहा है। जैसे 1920 से लेके अब तक जो वो एरिया है वहां पे बॉम्बिंग की गई है, और इसलिए की गई है क्योंकि वो लोग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जो पठान ट्राइब्स रहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। तो उस टेरेन में एक कॉलोनाइज्ड पीपल जो ये इंडियन पायलट्स थे, जो इंडियन एयर एंड ग्राउंड क्रूज थे, उनको दूसरे कॉलोनाइज्ड पीपल जो पठान लोग थे उनके ऊपर युद्ध करने के लिए भेजा गया। नाउ ब्रिटिश इसको युद्ध नहीं बोलते थे, ये नहीं बोलते थे कि ये लड़ाई हो रहे थे, वो ये बोलती थे कि पुलिसिंग हो रहा है, एयर पुलिसिंग हो रहा है। और इंडियंस को एयर पुलिसिंग ड्यूटीज के लिए IAF को NWFP को भेजा गया। फिर भी जितना भी प्रॉब्लम हुआ, ये जो IAF के स्थापना के बाद दो महत्वपूर्ण चीज है जो IAF के स्थापना से हुई है। एक ये है कि इंडियन एयरफोर्स शुरू से ही इंडिपेंडेंट एयरफोर्स था, यानी कि ये आर्मी या नेवी का अंग नहीं था। आपको पता हो या ना हो, पर यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही इंडिपेंडेंट हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स में एयरफोर्स आर्मी का अंग था, जापान में एयरफोर्स नेवी का रंग था। तो इंडिपेंडेंट एयरफोर्स इंडिया ने ही स्थापना की। और दूसरा ये चीज है कि इंडियन एयरफोर्स एक जेन्युइनली इंडियन एयरफोर्स था, क्योंकि जो आर्मी था, आर्मी में मार्शल रेसेस का पॉलिटिक्स चलता था। जैसे ब्रिटिश बोलते थे कि सिर्फ थोड़े ही लोग थे भारत में जो लड़ सकते थे। जैसे एक बार एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया था कि लड़ने और लड़ाने में बस 3-4 ही लोग कर सकते हैं, 3-4 ही कौम के लोग कर सकते हैं इंडिया में। तो वो आइडिया IAF में कभी नहीं था। IAF बिगिनिंग से ही जो लोग उसमें शामिल हुए थे, बंगाल से थे, पारसी लोग थे, जिनको यूजुअली आर्मी में बहुत रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता था। तो जैसे भी IAF छोटा रहा ये सालों में, जब तक दूसरे विश्व युद्ध हुआ, जैसे भी IAF छोटा था, फिर भी वो एक इंडिपेंडेंट फोर्स था और एक इंडियन फोर्स था। तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो फाउंडेशन था जिसपे लोग बिल्ड कर सकते थे। वाह। तो आशिक, इस पे मुझे एक दो स्पष्टीकरण चाहिए थे। आपने बोला कि भारत के लोग अफसर नहीं रहते थे एयरफोर्स में, लेकिन आपने ये भी कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत के लोग एयरमैन थे, तो बताइए ना। हाँ, तो एक्चुअली RAF की स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रफली एंडिंग टाइम में हुआ था। तो क्योंकि एरोप्लेन का जो विश्व युद्ध में पार्ट था, वो
बहुत इंक्रीज हुआ जब युद्ध जाते जाते। तो पहले ऐसा फोर्स था कि रॉयल एयरफोर्स नहीं था, पर रॉयल फ्लाइंग कोर था, RFC। रॉयल फ्लाइंग कोर इंडिपेंडेंट, एक छोटा इंडिपेंडेंट फोर्स से बहुत बड़ा होते होते जाके वो रॉयल एयरफोर्स बना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो बहुत बड़े इंडियन पायलट्स थे जो रॉयल फ्लाइंग कोर में उन्होंने सर्व किया। दोनों थोड़े एरिस्टोक्रेट थे, यानी कि वो बड़े फैमिली से आए थे और वो इंग्लैंड में थे जब पहला विश्व युद्ध हुआ। एक है हरदीप सिंह, जो इंडिया के जिन्होंने फ्रेंच फ्लुएंटली स्पीक किया। उनको फ्रांस में बहुत दिलचस्पी थी और इंडिया के स्वतंत्रता के बाद उनको फ्रांस का एम्बेसडर बनाया गया। तो वो है एक। और दूसरे हैं द लेजेंडरी इंद्रलाल चौधरी, इंद्रलाल रॉय, सॉरी नॉट चौधरी, इंद्रलाल रॉय एक यंग बंगाली पायलट थे जो परहैप्स इंडिया के पहले फाइटर रेस थे। उन्होंने 3 से ज्यादा जर्मन प्लेनों को पहले विश्व युद्ध में मारा और उनकी भी मौत युद्ध में ही हुई थी। तो वो बहुत पराक्रमिक आदमी थे और उनको ब्रिटिश ने भी बहुत सारे मेडल्स दिए थे। तो इसलिए क्योंकि ये लोग रॉयल फ्लाइंग कोर में थे, उनको थोड़ा एडमिशन मिला था क्योंकि वो एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से थे, वो बड़े घर से थे और वो ब्रिटेन या फ्रांस में थे जब युद्ध हुआ, तो वो शामिल हो सकते थे। पर रॉयल एयरफोर्स की स्थापना के बाद कोई इंडियंस को अफसर बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। समझ गया। नहीं, ये बहुत दिलचस्प था। और इस सेक्शन में जब मैं पढ़ रहा था मुझे एक दो और चीजें याद आई। एक तो किस तरीके से भारत के जो लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में आपने लिखा है, किस तरीके से काफी गहरी चर्चा हो रही थी इन सब विषयों पे कि किस तरह हमको अगर आजादी मिलेगी तो आजादी के पहले हमें किस तरीके से तैयार होना है। और एक तैयारी ये भी है कि हमें एयर पावर और एयरफोर्स में जो ट्रेंड लोग हैं वो भी चाहिए वगैरह। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि सब जो भी हुआ वो 1947 में हुआ, कई चीजें हुई, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, किस तरीके की चर्चा हो रही थी, वो ज्यादा बातें नहीं होती। तो ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। और दूसरा मुझे आपका वो जो शब्द है इंडियनाइजेशन वो भी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हम लोग आज की दुनिया में बात कर रहे हैं इंडिजनाइजेशन की, मतलब स्वदेशीकरण की। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से जो भारत की औजार हैं वो भारत में बनने चाहिए। लेकिन जब हम कॉलोनियल पावर के अंडर थे तो उससे महत्वपूर्ण चीज थी कि लोग तो एटलीस्ट इंडियन हो। तो तब हम लोग स्वदेशीकरण के पहले भारतीयकरण के बारे में सोच रहे थे कि यार लोग तो भारतीय हो। तो वो भी एक दिलचस्प बात मुझे लगी इस बारे में। तो अब ठीक है, आजाद। हाँ ख्याति बोली। हाँ, तो और ये भी है ना कि हमें ये थोड़ा सा समझ में आता है कि सिर्फ आजादी मिल जाना इम्पोर्टेंट नहीं था, पर क्या हम उस आजादी को मतलब सस्टेन भी कर पाते कि नहीं, उसके बारे में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सोच रहे थे और बहुत पहले से सोच रहे थे। और शायद उसकी समझदारी ब्रिटिशर्स को भी थी, तो इसलिए वो पुशबैक भी कर रहे थे उसपे। जो पूरी पॉलिटिक्स उसी के पीछे आजू बाजू हो रही थी कि भाई तुमको दूर रखा जाए कैसे भी करके, तुम इसमें आ मत जाओ। बट आई थिंक फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 जब आया तब उनको शायद कंपल्शन ऐसा बना कि उनको भी और इंडियन लोगों को शामिल करना पड़ा। तो उसकी कहानी क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 से क्या क्या चीजें बदल गई। और वैसे वर्ल्ड हमेशा वॉर से बहुत टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ जाते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस भी आते हैं। तो तो मुझे एक कहानी बोली गई कई साल के पहले कि बंदर आदमी को कई चीज टीच करने आया था और उसने आदमी को सारे चीज बता दिए, जैसे कैसे वॉक किया जाए, कहाँ पे अच्छे फल मिलते हैं वगैरह वगैरह। फिर आखिरी में बंदर ने कहा कि मैं एक चीज तो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। और आदमी ने कहा क्या? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि पेड़ पे कैसे चढ़े,
क्योंकि अगर तुम कल मुझे मारने आओगे तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो ब्रिटिश का भी यही आइडिया था कि हम जो आखिरी जो अस्त्र है हमारे पास, जो हमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र जो है, जो वैमानिक फौज, जो जैसे वायुसेना है, वो हम तुम्हें नहीं देंगे। और इंडियन लीडर्स का यही कहना था कि जब तक वो हमारे पास नहीं होगा तो हम हमारी स्वतंत्रता का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। और ब्रिटिश का हमेशा ये कहना था कि एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया पे राज नहीं करते थे, वो एक्चुअली इंडिया का प्रोटेक्शन कर रहे थे जैसे दूसरे देशों से। और अगर वो चले जाते थे तो इमीडिएटली या तो पठान आ जाते थे, या तो रूसी आ जाते थे, या तो जापानी आ जाते थे। तो जैसे भी ब्रिटिश राज इंडिया में था, वो इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए था। तो वो उनका बहुत बड़ा आर्गुमेंट था कि क्यों ब्रिटिश इंडियंस पे राज करेंगे। और इंडियन लीडर्स का वो बना रहे थे हमारे लिए। हाँ, और इंडियन लीडर्स का ये कहना था कि नहीं, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हमें बस सिखाइए और हमें अपना पैसा दे दीजिए और हम अपनी सुरक्षा अपने आप कर देंगे। तो क्या हुआ कि जब दूसरी विश्व युद्ध हुई तो तब भी ब्रिटिश ये देने के लिए तैयार नहीं थे कि इंडियंस को अपना वायुसेना बढ़ाने के लिए वो तभी तैयार नहीं थे। पर क्या हुआ कि उनको ऐसे लगने लगा कि अब रूसी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। उनको ये नहीं लगा कि जापान से हमला आएगा। उनको पहले ये लगा कि जैसे आपको पता होगा, रूस और जर्मनी के बीच में एक संबंध आया था, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट। जैसे रूसी ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर युद्ध नहीं करेंगे, तो सारे ब्रिटिश लोग जो इंडिया में थे उनको ऐसे लगा कि अब जर्मनी हमारे ऊपर यूरोप में हमला करेगा और रूस इंडिया में हमला करेगा। तो उस हमला से बचाने के लिए ब्रिटिश के पास इंडिया में कोई एयरफोर्स, उतना बड़ा एयरफोर्स नहीं था, क्योंकि जैसे आपको पता होगा उनका एयरफोर्स तब ब्रिटेन को ट्रांसफर किया गया। तो ब्रिटिश को ऐसा लगा कि जो भी लोग मिल रहे हैं, और जो भी प्लेन्स मिलेंगे वो इकट्ठा करके हम एयरफोर्स खड़ा कर देंगे। और इसलिए भारतीय वायुसेना का स्थापना और बड़प्पन भी किया जाए। तो पहले जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे, लिनलिथगो, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें जो भी प्लेन्स मिलेंगे आप दे दीजिए, हम इंडिया से जो भी लोग मिल रहे हैं उनको एयरफोर्स में दाखिल कर देंगे। तो उन्होंने किया, पर कुछ नहीं हुआ बहुत टाइम के लिए। थोड़े इम्प्रूवमेंट्स हुए, जैसे कोस्टल डिफेंस फ्लाइट्स वगैरह क्रिएट किए गए। इंडिया के जो कोस्टल सिटीज जैसे मद्रास, कोचिन वगैरह डिफेंड करने के लिए छोटे फ्लाइट बना दिए गए। पर उनके पास भी अच्छे विमान नहीं दिए गए और कोई फंडिंग इक्विपमेंट कुछ नहीं मिला ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन ये टाइम अपनी जिंदगी के लिए जर्मनी से लड़ रहा था। तब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है, जापान युद्ध में शामिल हुए। किसी को ऐसे नहीं लगा कि जापानीज आर्मी इतना दूर आ जाएगा। अगर जापान और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ तो लोगों को लगा कि सिंगापुर या मलेशिया में युद्ध होगा। इंडिया और जापान बहुत बहुत दूर हैं। पर एक्चुअली जापानी ने मलेशिया और सिंगापुर को बहुत इजीली कॉन्कर करके बर्मा पे भी धावा डाला, और इंडियन एयरफोर्स को बर्मा भेजा गया। अब ये ब्रिटेन की एक बहुत शेमफुल मोमेंट है उनके लिए, क्योंकि उनके सारे जो सिपाही थे और उनके सारे जो एयरफोर्स थे वो सारे भागने लगे जापानी सिपाहियों से। युद्ध के पहले सब बहुत रेसिस्ट आइडियाज थे जापानियों के बारे में, कि उनके पास उनके आंख ठीक से काम नहीं करेंगे क्योंकि वो जापान से हैं, और उनके जो एरोप्लेन्स है, जो टैंक्स है, वो ठीक से चलेंगे नहीं। पर ऐसा हुआ कि जापान का हमला इतना जोर से आया कि ब्रिटिश अब ये मान गए कि जापानीज सुपरमैन है, और उसके सामने
कोई फाइटिंग नहीं कर सकता है। पर जो लोग आईएएफ में थे, जो लोग 8 साल से आईएएफ में बैठ रहे थे और जो उनके पास 20 से ज्यादा एरोप्लेन नहीं थे, उनको ऐसे लगा कि ऐसे मौका कभी हाथ में नहीं आएगा। हम या तो अब लड़ेंगे, लड़के दिखाएंगे कि भारतीय लोग लड़ सकते हैं, या तो हमारा ये अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा। तो उन्होंने जापानी से बहुत ब्रेवरी, बहुत जोर से लड़ा। उन्होंने अपने प्लेन्स को ऐसे रेट्रोफिट किया कि जो प्लेन रिकॉनेसेंस के लिए है, जो प्लेन एक्सप्लोरेशन के लिए है, वो प्लेन बॉम्बिंग के लिए यूज किया जा सकता है। वो बहुत डेयरिंग फाइट्स उन्होंने किया जापानीज के साथ। मेरा फेवरेट स्टोरी इसमें है एक आदमी का जिसका नाम था रेजा खान। रेजा खान एक आईएएफ ऑफिसर थे जिनको छोड़ा गया आईएएफ जब रिट्रीट हो रहा था, तो आईएएफ के दूसरे लोग चले गए और सिर्फ रेजा खान को ये ऑर्डर दिया गया कि तुम यहाँ पे तब तक रहो जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तुम्हारे विड्रॉल के लिए। तो वो वहां पे 3-4 हफ्ते रहे, अपने एक प्लेन लेके जापानी पर हमला करते रहे, और दूसरे लोग भूल गए कि रेजा खान वहां पे थे। तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा एयर हेडक्वार्टर्स को, जिसमें कहा कि देखिए, मैं जंग तो मैं अपने आप लड़ सकता हूं, पर मेरे जो खाकी हैं वो उसको वॉश करने के लिए धोबी चाहिए। तो आप अगर वॉश करने के लिए धोबी भेज देंगे तो मैं अकेले तब तक लड़ूंगा जब तक जापानी हमारे एयरफील्ड को ओवरवेल्म ना कर जाए। तो इंडियन एयरफोर्स ने बहुत उनका एक्चुअली एक तरफ से बोल सकते हैं कि वो उनका फाइनेस्ट मोमेंट था वॉर में, कि जितने वो जो वेस्टलैंड वॉपिटी एयरक्राफ्ट जो ठीक से नहीं चलते थे, वो रख के, लाइसेंडर एयरक्राफ्ट रख के उन्होंने बहुत कठिन युद्ध लड़ा जापानियों से। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि जो आईएएफ के स्क्वाड्रन के कमांडर थे, वो ये सोच रहे थे कि हम क्यों इंडिया को वापस जाएं जहां पे ब्रिटिश हमारा कोई हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। हम चीन को चले जाते हैं, क्योंकि चीन भी जापान से लड़ रहा था। और उनके जो करुण कृष्ण मजुमदार उनका नाम था, ये जो कमांडर थे, उनको लोग जंबो करके बोलते थे। वो बहुत बड़े और बहुत ब्रेव कमांडर थे आईएएफ के। तो उनको लगा कि हम क्यों ना चीन के पास जाके चियांग काई शेक के पास विमान ले, और वो विमान से हम जापान पे हमला करते रहेंगे, और युद्ध के बाद इंडियन एयरफोर्स बड़ा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि चीन का एलाई अमेरिका था, और जो ब्रिटिश नहीं कर रहे थे, जो ब्रिटिश इंटरेस्टेड नहीं थे, वो करुण कृष्ण मजुमदार सोच रहे थे कि हम जाके चियांग काई शेक के पास सपोर्ट लेके, जैसे आईएनए बना जापानीज सपोर्ट के साथ, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स चाइनीज सपोर्ट के साथ बना के लड़ सकते हैं करके उनको बताया गया। पर ब्रिटिश को ऐसे को पता चला कि ये लोग ऐसे प्लान रख रहे हैं, तो उन्होंने जाके उनके बोला, नहीं, जरूर इंडियन एयरफोर्स का बड़प्पन होएगा, और जरूर और इंडियंस और एयरप्लेन सब दिया जाएगा आपके लिए। तो उसके बाद 43 में इंडियन एयरफोर्स बहुत बड़ा हुआ। 44 तक इंडियन एयरफोर्स एक स्क्वाड्रन से 9 स्क्वाड्रन तक बड़ा हुआ। उनको अच्छे प्लेन भी दिए गए। फिर भी सबसे अच्छा प्लेन जो सुपर मरीन स्पिटफायर है, वो वॉर के एंड में ही दिया गया, वो उनको अर्ली नहीं दिया गया। और आईएएफ का ये रोल था युद्ध में कि दो रोल थे। एक रोल था टैक्टिकल रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का क्या वर्ड है हिंदी में, आपको पता होगा? जासूसी आप कह सकते हैं। जासूसी, हाँ। या खोजबीन, हाँ, ठीक है। खोजबीन ज्यादा है। एक काम था कि जापानी फोर्सेस जो जंगल में भरे हुए थे, उनको खोजना और उनके सप्लाई लाइंस पे हमला करना था। तो ये लोग जब भी जापानीज फोर्सेस को देखते थे, उन पे हमला करते थे। जब भी कैटल ट्रेन्स जैसे देखते थे, उन पे हमला करते थे।
बोट्स पे हमला किया उन्होंने बहुत टाइम, और एटलीस्ट एक टाइम उन्होंने हाथी पे भी हमला किया एरोप्लेन से, ताकि जापानी सप्लाई लाइंस को काटा जाए और जापानी को एक शांति ना मिले कि वो बाहर जंगल के बाहर आए, और दूसरा उनको खाने के लिए खाना नहीं मिले क्योंकि उनके खाने पे हर टाइम अटैक किया जाता था। और जो जासूसी की गए उसके बेसिस पे एलाइड आर्मीज जो बर्मा में काम कर रहे थे वो ऑपरेशंस कर रहे थे। और दूसरा चीज क्या करते थे कि डाइव बॉम्बिंग। तो डाइव बॉम्बिंग का मतलब ये है कि आप अपना विमान जैसे क्रैश करने के लिए ऑलमोस्ट क्रैश करेंगे और बॉम्ब ड्रॉप करेंगे और फिर वो क्रैश से बाहर आपका विमान ले जाएंगे। तो आईएएफ को एक डाइव बॉम्बर दिया गया जिसका नाम था वल्टी वेंजेंस, और वेंजेंस बहुत मुश्किल प्लेन था ड्राइव यूज करने के लिए। अमेरिकन ने उसको मैन्युफैक्चर किया, पर यूएस एयरफोर्स ने कभी वो प्लेन यूज नहीं किया क्योंकि वो बहुत डेंजरस प्लेन माना जाता था, क्योंकि बेसिकली डाइव बॉम्बिंग में आपको नीचे जाके ब्रेक करना है और वो प्लेन ठीक से ब्रेक नहीं करता था। तो इंडियंस ने ही एक नया मेथड खोज लिया जिसमें डाइव बॉम्बिंग किया जाए, और उन्होंने बहुत ठीक से बहुत एक्यूरेटली डाइव बॉम्बिंग किया एलाइज के लिए। तो उन्होंने बहुत डिफरेंट काम किए, और टेक्नोलॉजी भी, जैसे आप बोल रहे थे, टेक्नोलॉजी भी बहुत बदला। इंडियन एयरफोर्स बाईप्लेन से मोनोप्लेन, मेटल मोनोप्लेन्स तक चले, और वॉर के एंड तक आईएएफ को इतना बहुत सारा इक्विपमेंट मिलने लगा, क्योंकि जो एलाइज के पास था वो एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज था। तो जब अमेरिका के फैक्ट्रीज और ब्रिटेन के फैक्ट्रीज पूरे तरीके से वॉर प्रोडक्शन में आ गए, तो आईएएफ को सारे नए प्लेन्स भी मिलने लगे। फिर भी आईएएफ का रोल जो वॉर में था वो ऑक्सिलरी रोल था, उनको एयर टू एयर कॉम्बैट में शामिल नहीं किया गया, और उनको हेवी बॉम्बिंग भी जैसे फोर इंजन बॉम्बर्स थे वो नहीं दिए गए, क्योंकि वो बॉम्बिंग मोस्टली अमेरिकन किए थे। फिर भी जैसे मैं बोलता हूँ, ये जो काम किया उन्होंने बहुत डेंजरस काम था, और बहुत अनग्लैमरस काम था। ये जो काम उन्होंने किया, मोस्ट लोगों को ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली ये क्या कर रहे थे, पर एक्चुअली वो फोटोग्राफ्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स ले रहे थे जापानीज पोजीशंस का, जंगल का, और ये फोटोग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वॉर जीतने के लिए। वाह, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये आशिक। और मुझे तो ये भी याद आ रहा था कि किस तरीके से आपने कहा स्क्वाड्रंस 1 से 10 हो गए, लेकिन उसमें जो भारतीय कंपोनेंट था, तो जैसे आपने लिखा है कि 16 ऑफिसर से 1600 ऑफिसर हो गए, मतलब 100 गुना हो गए ऑफिसर्स तो, और शायद सोल्जर्स और एयरमैन में भी 100 गुना बढ़ोतरी हुई थी। तो वो एक इंडियनाइजेशन का एलिमेंट था। और दूसरा एक दिलचस्प सी बात थी, आपने कहा किस तरीके से फिल्म और एयरफोर्स में भर्ती का बहुत ही बड़ा नाता था इस दौरान भी, और कैसे वी शांताराम वगैरह जैसे लोगों ने पिक्चरें बनाई की जिससे कि भारतीय लोगों को ज्वाइन कराया जा सके आर्म फोर्सेस, क्योंकि तब तो शायद क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा होगा 1942 के बाद, तो लोग जाना नहीं चाहते होंगे कि हम नहीं जाएंगे, तो ये सब भी चल रहा था। तो उसके बारे में कुछ, ये फिल्म्स है क्या अभी भी देख सकते हैं? हाँ, थोड़े फिल्म्स अभी पुणे फिल्म आर्काइव में मिल सकते हैं, पर बहुत ज्यादा फिल्म्स ऑफ कोर्स वो फिल्म अवेलेबल ही नहीं है, हमें बस डिस्क्रिप्शन है फिल्मों का। पर ब्रिटिश लोग ने भी थोड़े पाते फिल्म जो है, ब्रिटिश पाते फिल्म, जो उनका फिल्म इंस्टीट्यूट है जो ये हिस्टोरिकल फिल्म स्टोर करता है, उन्होंने भी ऐसे फिल्म रखे हैं। क्या हुआ कि आईएएफ को दूसरे विश्व युद्ध में उनको बहुत सारा अटेंशन मिला प्रोपेगेंडा से, क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे, भारतीय लोग भर्ती नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिश राज के लिए काम करना गुनाह है। तो उन्होंने और आईएएफ के लिए वो आईएएफ में भर्ती होने के लिए जो लोग चाहिए थे, वो लोग आर्मी में उनको ऑफिसर का पोजीशन मिल जाता, वही पढ़ाई लेखक के साथ वही पोजीशन के लिए वो ऑफिसर बन सकते थे। इंडियन एयरफोर्स में लोएस्ट पोजीशन
ऐसा है जिसमें आपको मैथ्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है, बहुत सारे टेक्निकल कैपेसिटीज़ की ज़रूरत है। तो उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया, बहुत सारे फिल्में बनाई गई। वी शांताराम ने भी भाग लिया था, क्योंकि वो लोग लेफ्ट के थे, और रूस पे भी तब तक हमला हुई थी, सोवियत यूनियन पे हमला हुई थी, तो उनको लगा कि लेफ्टिस्ट भी, ब्रिटिश राज भी एक साथ काम करना चाह रहे हैं फैशिज्म को हराने के लिए। तो बहुत सारा प्रोपेगेंडा हुआ, और उनका बहुत बहुत टूर्स भी होते थे। एक ट्रेन में प्लेन को असेंबल करके दूसरे जगहों में मेले के लिए लिया जाता था, और वो प्लेन को रीअसेंबल करके मेले के जैसे स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ों में बहुत सारी दिलचस्पी थी, उनको दिखाया जाता था कि देखो ऐसे ही प्लेन है। हैदराबाद में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन था, क्योंकि उन्होंने वॉर के लिए बहुत पैसे दिए था, तो ब्रिटिश ने एक बॉम्बर भेजा था हैदराबाद, एक पूरा जर्मन बॉम्बर ब्रिटिश ने भेजा था, जो हैदराबाद में एग्जिबिट किया गया। और हैदराबाद लोग ने उसके लिए नीचे लिखा था कि द किंग कॉन्ग ऑफ जर्मन फैशिज्म गॉन मैड करके वैसे थे। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो थे वो टाइम में, वो सेलिब्रिटीज पॉलिटिकल लीडर्स जो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थे, वो लोग ने एयरफोर्स में शामिल होने के लिए स्पीचेस भी दिए थे। अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने स्पीचेस दिए थे, और कई महाराजाज भी ने इसके रिक्रूटमेंट के लिए किया था। तो प्रोपेगेंडा बहुत सारा प्रोपेगेंडा है, और वो प्रोपेगेंडा का एक विशेष अंग ये है कि वो प्रोपेगेंडा में ब्रिटिश इंडियन लोग को बोल रहे हैं कि अगर आप एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे तो आप भारत की सुरक्षा के लिए शामिल हो जाएंगे, और भारत की स्ट्रेंथ के लिए आप शामिल हो जाएंगे। तो उनका मोटो था मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग, ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करेंगे, कि जो वो प्री वॉर का जो रेटोरिक था, जो नेशनलिस्ट रेटोरिक था कि इंडिया का स्वतंत्रता एयरफोर्स से आएगा, वो रेटोरिक ब्रिटिश यूज कर रहे थे वॉर के टाइम, और बोल रहे थे कि अगर आप एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे तो वॉर के बाद इंडिया बलवान हो जाएगा। वाह, क्या दिलचस्प कहानी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, वॉर खत्म हो गया, तो जैसा आपने कहा ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही बड़ा पड़ाव था, सडनली एक्सपेंशन हुआ वगैरह। लेकिन उसके बाद कहानी इतनी अच्छी नहीं रही, और आपने कहा है जैसे वो 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के बारे में लोगों ने काफी पढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ रॉयल एयरफोर्स स्ट्राइक्स वगैरह भी चल रही थी। तो इसमें ये क्या हो रहा था, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से आजादी तक एयरफोर्स के साथ क्या चल रहा था? जी ठीक है। तो दोनों आर्मी, एक्चुअली दोनों नेवी और एयरफोर्स में और आशिक, इसमें एक चीज और मैं पूछना चाहता था बीच में, क्योंकि हम काफी एयरफोर्स सेंट्रिक हैं जनरली, पर एविएशन के हिसाब से देखा जाए तो उस समय सिविलियन एविएशन भी काफी बढ़ रहा था ना हिंदुस्तान में। और तो लोग किस तरह से क्या सिर्फ एयरफोर्स ही एक तरीका था लोगों का एविएशन में जाने का, या और इतनी नई चीज थी उस समय ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो लोग कैसे सीखते थे ये चीज? इंस्टीट्यूट्स कैसे थे? आप किस तरह से, अगर कोई आर्मी वगैरह में नहीं जाए, एयरफोर्स में ना जाए, तो लोग किस तरह से पायलट बनते थे, किस तरह से टेक्नीशियन बनते थे? तो वो भी कुछ माहौल बताइए, क्योंकि आपकी बुक में वो भी लिखा है राइट, कि काफी बार प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को बुला करके वो वर्कफोर्स भी काम आई इंडिया में। तो क्या ये तालमेल था उस समय? हाँ, तो एक्चुअली जो लोग पहले एरोप्लेन फ्लाइंग और मेंटेनेंस में जुड़ गए, वो ऑब्वियसली यूरोप जाके सीखे थे। तो कई लोग जर्मनी और ब्रिटेन में जाके पढ़ के आते थे कि कैसे एरोप्लेन का मेंटेनेंस किया जाए, और कैसे हवाई जहाज को उड़ाया जाए। पर ऐसे भी हुआ कि जब इंटर वॉर पीरियड हो रहा था, जब ये सारी डिस्कशंस हो रहे थे जो मैं बोल रहा था, जिसके बारे में कि लोग ये सोच रहे थे कि विमान स्वतंत्रता का एक अधीन अंग है, तब
तब लोगों ने ये भी कहा कि हम फ्लाइंग क्लब स्टार्ट करेंगे, तो बहुत सारे फ्लाइंग क्लब्स शुरू किए गए इंडिया में। तो लोग फ्लाइंग क्लब्स में भी शामिल होते थे, और दो छोटे से एयरलाइन शुरू किए गए इंडिया में। एक था सबको पता होगा, टाटा का एयरलाइन शुरू किया गया, जो लेजेंडरी है, जो ऑलमोस्ट जब भी हम किसी से बात करते हैं एविएशन के बारे में, वो बोलते हैं हाँ आप टाटा के बारे में लिख रहे हैं। तो उसके बारे में उतना नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सबको थोड़ा तो पता है। दूसरा एक एयरलाइन ऐसे शुरू किया गया जो बहुत सेल्फ कॉन्शियसली नेशनलिस्ट था, जिसका नाम था इंडियन नेशनल एयरवेज, जिसके सारे शेयर होल्डर्स ब्रिटिश थे ऑफ कोर्स। तो आईएनए और टाटा वो छोटे छोटे एयरलाइन थे, पर उनका कोई सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से। ना तो एयरलाइन तो एयर फ्लाइंग क्लब्स को थोड़ा सपोर्ट मिला, एयरलाइंस को सपोर्ट ही नहीं मिला। पर ये जो लोग थे प्राइवेट सेक्टर में और जो फ्लाइंग क्लब्स में थे, वो जब जंग शुरू हुई, वो लोग जाके जंग में शामिल हो गए, और या तो शामिल हो गए, या तो उनको कंपेल किया गया कि आप आके सर्व करेंगे। पर मैं बहुत जल्दी ऐसे बोलूंगा कि वॉर के टाइम सिविल एविएशन का बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उनके सारे प्लेन लिए गए, सारे पायलट्स लिए गए, और जो मेंटेनेंस के सप्लाईज थे वो भी नहीं मिलते थे। पर भारतीय सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, राज को बहुत जल्दी ये पता चला कि अगर आप वॉर टाइम में सिविल एविएशन नहीं मेंटेन करेंगे तो वॉर एफर्ट सफर होगा, क्योंकि वॉर टाइम में भी आपको लेटर्स भेजने हैं, लोगों को दूसरे जगह भेजने हैं, रेफ्यूजीज को इवैक्यूएट करना है। तो उनको ऐसे लगा कि ये सपोर्ट करना है, और वॉर के बाद सिविल एविएशन का बहुत बड़ा बूम हुआ। बहुत से एरोप्लेन्स अवेलेबल हो गए, और जो पायलट्स और ग्राउंड क्रूज वॉर में लड़ रहे थे, वो डीमोबिलाइज होके सिविल एविएशन सेक्टर में चले गए। तो प्रणय, मैं आपका सवाल आंसर करूं या? हाँ प्लीज। बिल्कुल। तो अब हाँ, मैंने बीच में थोड़ा इंटरजेक्ट किया, पर हाँ कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द से जल्द ये आपको बता देता हूँ कि रॉयल इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में एक्सपेंशन बहुत जल्दी से हुई, और जल्दबाज से हुई। तो लोगों को ठीक से नहीं बताया गया कि उनको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और थोड़े टाइम लोगों को झूठ भी बोला गया कि अगर आप ये काम करने सर्विस में जम जाएंगे, पर एक्चुअली उनको दूसरा काम मिला गया। और एक बहुत बड़ा चीज ये हुआ कि इंडियन और ब्रिटिश यूनिट्स को मिक्स किया गया। आपको ये याद आएगा कि मैं बोल रहा था कि रॉयल एयरफोर्स ने वॉर के पहले बोला कि हम कोई इंडियंस ले नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत रॉयल एयरफोर्स हर जगह जाना चाह रहा है। पर जब रॉयल एयरफोर्स को मैन पावर शॉर्टेज हुई, तो आईएएफ से लोग भर्ती किए गए आरएएफ में, और उनके ऊपर बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी ब्रिटिश और इंडियन पर्सनल एक मेस में खाते थे, तो इंडियन पर्सनल कभी भी वो हिंदी गाने डालते थे ग्रामोफोन पे या रेडियो पे, और ब्रिटिश पर्सनल कभी भी इंग्लिश गाने डालते थे। तो जैसे बहुत लड़ाई हुई ये दोनों ग्रुप्स के बीच में, और बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। वही काम करने के लिए ब्रिटिश सर्विसमैन को बहुत सारे पैसे मिलते थे, जो इंडियन सर्विसमैन को नहीं मिलता था। तो 1946 में बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए, जिसमें इंडियन एयरफोर्स पर्सनल ने कहा कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारे कंडीशंस इंप्रूव नहीं किए जाएंगे वगैरह। और ये स्ट्राइक्स तब हुआ जब रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी हो रहा था। तो ब्रिटिश को ऐसे लगा कि ये लोग भी थोड़ा नेशनलिस्ट बन रहे हैं, और हम इनके ऊपर कंट्रोल कब तक जारी रख सकते हैं वो हमें पता नहीं है। और ये भी हुआ कि रॉयल एयरफोर्स में, जो ब्रिटिश का रॉयल एयरफोर्स था, वो एयरफोर्स में भी स्ट्राइक हो रहा था, और ब्रिटिश को ये पता चला कि उनके ही आदमी जो इंडिया में थे, उनको इंडिया में सर्व करने की कोई इच्छा नहीं थी। तो ब्रिटिश मिलिट्री पावर इंडिया में बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत शेकी था, और ये एक रीजन है जिसके वास्ते उन्होंने 47 में जल्दी से जल्दी इंडिया को क्विट किया।
हाँ नहीं, ये बहुत ही बढ़िया चीज थी, क्योंकि अक्सर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इन सब चीजों के बारे में तो मैंने तो नहीं पढ़ा था। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात लगी, और ये भी लगी कि बात की किस तरीके से जब आर्म्ड फोर्सेस रिबेल करने लग जाती है, तब सीधा सीधा जो स्टेट का पावर है वो हिल जाता है। तब उनको लगता है कि यार अब तो कुछ गड़बड़ हो गई है और हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो खैर वो मुझे अच्छी बात लगी। अब आ जाते हैं आगे फिर। ठीक है, 1947 में तो आपके किताब में बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें कई चीजें बताई हैं, किस तरीके से जो बंटवारा हुआ वो एयरफोर्स में भी बंटवारा करना था, और उसमें कई मुश्किलात आई। किस तरीके से, मतलब वो जो स्लोगन है वो भी बहुत दिलचस्प है। किस तरीके से पहले एक स्लोगन था स्क्वाड्रन नंबर 1 का, इत्तिहाद में शक्ति, उसको फिर एकता में शक्ति कर दिया गया, क्योंकि उर्दू नहीं चाहिए थी शायद तब, पता नहीं क्यों ये बदलाव किया गया। लेकिन फिर खैर ये 1947 के बाद आ जाते हैं। ये चैप्टर तो मैं दर्शकों को बोलूंगा कि जरूर पढ़िए किताब में, उनको 1947 से बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, और ये भी कि किस तरीके से सिविल एविएशन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में। तो ये बहुत ही मजेदार चैप्टर था। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और एक चैप्टर जिसमें सौरभ को भी बड़ा दिलचस्प है। सौरभ काफी कश्मीर के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो सौरभ और आशिक, कश्मीर वॉर जो हुआ उसमें एविएशन का क्या हिस्सा था? नहीं, वो तो काफी जबरदस्त हिस्सा है आशिक। तो मेरे को काफी इंटरेस्ट था। आपने काफी वो भी किया, क्योंकि एक तरह से आजाद हिंदुस्तान की पहली लड़ाई हुई जिसमें जो पहला ही हमारा परमवीर चक्र है जैसे, तो वो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला कि एयर स्ट्रिप की सुरक्षा करने के लिए। और उन्होंने एयर स्ट्रिप, और वो एयर स्ट्रिप को बचाना बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि पूरा उस समय पाकिस्तान का स्ट्रेटेजी भी यही था कि भाई एक्सेस जो था सारा का सारा वो पाकिस्तान की तरफ से था कश्मीर का। तो उनको लगता था कि हिंदुस्तान आ ही नहीं पाएगा, तो ये तो फेट अकम्पली है, जिसको बोलते हैं कि भाई कश्मीर की नियति है कि उसको जाना ही पड़ेगा पाकिस्तान के साथ। लेकिन एयरफोर्स ने बेसिकली वो पूरी की पूरा जो है लोगों का जो एक तरह का लॉजिस्टिक्स थिंकिंग होता है उसका उलटफेर कर दिया। तो शायद उन्होंने स्ट्रेटेजिकली सोचा नहीं था, और एविएशन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया। तो कुछ बताइए उसके बारे में। हाँ जी, जैसे आपको पता होगा, इंडिया और कश्मीर का कनेक्टिविटी बहुत बुरा है। कश्मीर का सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी पंजाब से है, और जो हिस्सा कश्मीर को अबट करता है वो हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया है बंटवारे के टाइम में। तो पाकिस्तान के जो पंजाब गवर्नमेंट जिसने एक्चुअली ये कश्मीर इन्वेजन प्लान किया, उनको लगा कि इंडिया के एक ही रास्ता है कश्मीर के अंदर जाने के लिए, और वो रास्ता जाता है बनिहाल पास के अंदर। और जो बनिहाल पास है वो अक्टूबर के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि बर्फ के तौर से बंद हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अक्टूबर में अगर हम हमला करेंगे, और अगर हम 3-4 दिन में श्रीनगर को ले लेंगे, तो उसके बाद भारतीय हिंदुस्तान तो कुछ नहीं कर सकता है। और उसके बाद समर हो जाएगा, उसके बाद हम कश्मीर पा लेंगे। और ये भी सोच रहे थे कि इंडिया और कहीं रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि भारत के पास अगर कश्मीर खो जाता तो भारत के पास एक ही और अपॉर्चुनिटी होता, एक ही और चौका होता कि वो पंजाब पे हमला करे, क्योंकि पंजाब पे इंडिया हमला कर सकता था। पर अगर इंडिया ने पंजाब पे हमला किया तो वो बहुत बड़ा युद्ध हो जाता। ये हो सकता है कि दोनों देशों के इकोनॉमी तो जरूर मिट जाते वो युद्ध में। और ये भी है कि ये टाइम है पार्टीशन का। पार्टीशन भी इसी टाइम हो रहा था। तो जो जैसे रेफ्यूजीज दोनों देश में जा रहे थे, ऑलरेडी बहुत सारा तबाही मच गया। तो अगर ये दोनों देश के बीच में युद्ध हो जाता तो तबाही बहुत बड़ी हो जाती। और ऐसे भी चांस है कि ये युद्ध बहुत बड़ा हो जाता अगर अमेरिका और अगर सोवियत यूनियन अंदर आ जाती, तो क्या होगा किसी को नहीं पता था। तो एनीवे, सो बेसिकली ये लोग सोच रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि अगर हम इंडिया पे
कश्मीर पे बहुत जल्दी अटैक कर देंगे तो जैसे आप कह रहे थे फेट अकम्प्ली हो जाएगा। और ये न्यूज़ इंडियन आर्मी को रीजनेबली जल्दी मिल गई, पर उन्होंने एक्चुअली जो कमांडर थे इंडियन आर्मी के वो ब्रिटिश कमांडर थे, तो उन्होंने एक्चुअली नेहरू के पास नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस उनका बर्थ प्लेस है, उनको क्या प्रॉब्लम होगा। तो उनको एक जैसे थाईलैंड एम्बेसडर का पार्टी था, तो उन्होंने सोचा कि आज रात में उनसे मिलूंगा तब मैं उनको बोल दूंगा। तो उन्होंने नेहरू से मिलके ये कहा कि देखिए कश्मीर में घुसपैठिया आ गए हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे उसके बारे में। जैसे आप सोच सकते हैं नेहरू जी ने पार्टी को तभी के तभी छोड़ दिए, और एक डिफेंस कमेटी का मीटिंग हुआ। पटेल और नेहरू ये बोल रहे थे कि हम कैसे भी हो कश्मीर को सिपाही भेज देंगे, बनिहाल से भी भेजेंगे, विमान से भी भेजेंगे। तब माउंटबैटन ने कहा देखिए हमारे पास इतने विमान नहीं हैं कि हम सिपाही भेज सकते हैं। तो नेहरू और पटेल ने कहा जो विमान है, जो प्राइवेट सेक्टर के विमान है, वो सारे विमान हम बुला के भेज देंगे। जो एरोप्लेन ट्रेनिंग स्कूल्स में है वो उनको बुला देंगे। उन्होंने इतने स्पीड और एफिशिएंसी से ये विमान भेज दिए एक्सेशन के दौरान, कि क्या हुआ कि अब तक पाकिस्तान में एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि एक्चुअली इंडियंस ने ये बहुत ज्यादा से तैयार करके रखे थे ये प्लेन्स और ये प्रिपरेशंस। तो जो सिपाही, तो कश्मीर दो चीज से हिंदुस्तानी हाथों में आ गई। एक चीज थी कि वो जो एयर स्ट्रिप था, जो एयर स्ट्रिप महाराजा ने बनाया था, क्योंकि हम कभी भी राजा रजवाड़ों के बारे में बहुत सोचते नहीं हैं, पर जो महाराजा ने अपने लेजर के लिए बनाया था, जो फॉरेन टूरिस्ट यूज करते थे, वो एयर स्ट्रिप इंडिया के हाथ में आ गई, और वो एयर स्ट्रिप से इंडियन सिपाही भेजे गए कश्मीर को। और वो सिपाही सिख रेजिमेंट से गुड़गांव में थे, जो राइट कंट्रोल के लिए आए थे, वो सिख रेजिमेंट लैंड हुई वहां पे। और दूसरी बात ऐसे हुई कि जो घुसपैठी पाकिस्तान ने भेजा था, वो घुसपैठी लूटिंग में अपना समय गंवा रहे थे। तो अगर वो थोड़े दिन भी पहले आ जाते और वो एयर स्ट्रिप नहीं आता इंडियन हाथों में, तो इंडिया के पास और चारा नहीं होता। पाकिस्तान के लीडर्स ये सोच रहे थे कि एक्चुअली इंडिया फेट अकम्प्ली हो जाएगा और ये बोलेंगे कि कश्मीर हमारे हाथ से बाहर हो जाएगी। पर एक्चुअली क्या हुआ होगा, मोस्ट लाइकली कि वहां पे जो हिंदू प्रजा की जो मैसेकर हो जाती थी कश्मीर में, इंडिया में जो पार्टीशन वायलेंस था वो फिर से शुरू हो जाता था, और इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत मोस्ट लाइकली पंजाब में अटैक हो जाता था, और ये बहुत बड़ा युद्ध हो जाता था। तो कश्मीर वॉर इज अ लिमिटेड वॉर। वो पूरे कॉन्फ्लिक्ट में उतने सिपाही नहीं मरे, बहुत सारे सिविलियंस मरे, पर उतने बहुत सिपाही नहीं मरे। पर इंडिया और पाकिस्तान ये वॉर लिमिटेड रखने के लिए इंडिया के पास एविएशन बहुत काम आई। और जैसे मैं दो और चीज के बारे में बात करता हूँ मेरे किताब में। एक है कि पूंछ जो बहुत डिफिकल्ट थी सप्लाई करने के लिए, वो एविएशन से सप्लाई की गई। और दूसरी ये है कि इंडियन स्ट्रेटेजिक जो बॉम्बिंग करते थे, वो जो टैक्टिकल बॉम्बिंग जो बर्मा में कर रहे थे, वो यहाँ पे भी कर सके थोड़े एफिशिएंसी के साथ। तो वो बहुत यूजफुल था इंडिया के लिए। पर क्या हुआ कि मेरा क्या कहना है कि अल्टीमेटली ये जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट नहीं हुई, वो एक साल के बाद इतनी बड़ी हो गई थी कि जो भी लिमिटेशंस थे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, वो काम नहीं आए। और अगर जब शांति आई, इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर नहीं करते थे, तो उससे बहुत बड़ा युद्ध होता। इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी ना आशिक, आपकी किताब में काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी है कि दोनों ही आर्मीज में सीनियर ऑफिसर्स तो और जनरल्स ब्रिटिशर्स थे, तो उसकी वजह से एक लिमिट भी थी कि कितनी वॉर एस्केलेट होगी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से तो नहीं लड़ना चाहते थे। और लेकिन दूसरा एक जो मैं सवाल पूछना चाहता था कि जैसे हिंदुस्तान के पास एयरफोर्स थी, तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पास भी तो उसका थोड़ा हिस्सा आया होगा।
तो जी। उन्होंने अपनी एयरफोर्स क्यों नहीं यूज करी उतनी इफेक्टिवली जैसे हिंदुस्तानी लोग यूज कर रहे थे? 6 महीने के लिए पाकिस्तान ये कह रहे थे कि वो युद्ध में शामिल ही नहीं थे, कि पाकिस्तान कश्मीर युद्ध में नहीं था, कि ये जो लोग जा रहे थे वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान ये युद्ध के लिए ये में शामिल ही नहीं है। तो 6 महीने के लिए वो पूरे डिनायल में थे। उसके बाद पाकिस्तान का एयरफोर्स ने 2 चीज किया। एक ये है कि रिकॉनेसेंस जो ये लोग कर रहे थे। दूसरा चीज ये है कि वो भी बहुत सारा सप्लाईज ड्रॉप कर रहे थे, जैसे इंडियंस ड्रॉप कर रहे थे। और जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, एक टाइम एक पाकिस्तानी एयरप्लेन ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन पर 2 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स ने पकड़ भी लिया था, और उन्होंने कहा कि अगर आप लैंड नहीं करेंगे तो हम आपको शूट डाउन कर देंगे। पर वो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो लोग थे वो उन्होंने हार नहीं मानी, और उन्होंने वो प्लेन बहुत स्किलफुली फ्लाई करके इंडियन से भागा। पर पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत छोटा था, वो डायरेक्ट लड़ते तो उतना भी बहुत कुछ नहीं होता था। बहुत छोटा था पाकिस्तानी एयरफोर्स ये टाइम पे, और इसीलिए ये युद्ध के बाद पाकिस्तान ने एयर पावर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, और अमेरिका से बहुत सारे जेट फाइटर्स लिए 47 के बाद। इंटरेस्टिंग। तो अब जैसे आप बीच में बता रहे थे कि हम ज्यादा राजे रजवाड़ों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये हमारी इंडियन एविएशन में रजवाड़ों ने भी बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाया था। वो भी काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे एक तरीके से। तो उसके पीछे उनकी क्या उद्देश्य क्या था कि क्यों वो एरोप्लेन में इतनी इंटरेस्ट दिखा रहे थे? और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था, जैसे कि मैसूर स्टेट के अंदर हमारी पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के स्थापना होती है 1940 में, जो बाद में हमारे लिए HAL बन रहा है, राइट? तो वो काफी आगे से वो भी सोच रहे थे, लेकिन उनका सोचने का रीजनिंग क्या था ये इसमें? जी, तो मेरा किताब का एक अहम आर्गुमेंट ये है कि अगर हम इंडियन एविएशन के बारे में बात करेंगे तो हमें 3 सेक्टरों के बारे में बात करना पड़ेगा। एक सेक्टर ऑफ कोर्स है वायुसेना, दूसरा सेक्टर जैसे हमने बात किया है थोड़ा प्राइवेट सेक्टर, पर तीसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट टंग है मोनार्किकल इन्वेस्टमेंट, जैसे राजाओं का इन्वेस्टमेंट जो एविएशन में था वो बहुत अहम है। इंडिया में सबसे पहला वो इंडियन जिसने एरोप्लेन का ओनर बना वो महाराजा पटियाला थे। पटियाला ने पहले एविएशन लिया, और महाराजाओं का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उनको ये बताया जाता था कि वो मॉडर्न नहीं थे, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मॉडर्न थी, जो नेशनलिस्ट थे वो इसलिए मॉडर्न थे क्योंकि वो स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, पर जो राजा वगैरह थे वो दूसरे टाइम से थे, और उनका जो समय था वो खत्म हो गया था। तो जैसे आपको पता है, नेहरू और पटेल को राजाओं के पास बहुत कठिन रिश्ते थे। तो क्या हुआ कि राजाओं को ऐसे लगा कि अगर वो एविएशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मॉडर्न लगने लगेंगे, और ये स्ट्रैटेजी कई राजाओं ने किया, पर उन्होंने दूसरे स्ट्रैटेजी यूज किया। मैंने तीन ब्रॉड केसेस के बारे में हमें बात किया है। एक है जोधपुर, जहां पे उनके महाराजा वो पर्सनली एयर पायलट थे, वो पर्सनली रॉयल एयरफोर्स में उन्होंने ऑनररी कमीशन लिया था। वो एक्चुअली लड़ना चाहते थे, वो रॉयल एयरफोर्स में जंग में लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके भाई ने पहले विश्व युद्ध में 70 साल होते हुए भी लड़ा था। तो उनको महाराज उमेद सिंह जी को ऐसे लगा कि उनको लड़ने की चांस देनी चाहिए ब्रिटिश को।
पर ब्रिटिश को ऐसे लगा कि अगर इतने बड़े महाराज अगर मर जाएंगे या अगर वर्स उनको उनको दुश्मन पकड़ जाएंगे तो बहुत 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 बड़ी कठिनाई होगी। तो ब्रिटिश उनको छोड़ने तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने बहुत सारे एरोड्रोम्स बनाए और उनका जो स्टेट है जोधपुर, जो बहुत छोटा स्टेट है अगर आप दुनिया में देखेंगे, वो स्टेट का नाम बहुत रोशन किया उन्होंने एविएशन यूज करके। दूसरा केस मैं मैसूर के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पे जैसे आप कह रहे थे HAL की स्थापना हुई। जब वालचंद हीराचंद बिजनेस में शामिल हुए तो उनके पास 3 एम्बिशन थे कि वो इंडिया के सबसे पहले कार, सबसे पहले इंडियन मैन्युफैक्चर्ड शिप और सबसे पहले इंडियन मैन्युफैक्चर्ड एरोप्लेन बनाएंगे। वो उनका लाइफ एम्बिशन था। उन्होंने सिंधिया स्टीम से पहला शिप बना दिया, हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल से पहला कार बना दिया और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट में सबसे पहला प्लेन बना दिया। तो उनका एम्बिशन ठीक हुआ। पर क्या है कि उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को ये पूछा कि मैं आपके स्टेट में फैक्ट्री शुरू कर सकता हूँ कि नहीं। बम्बई के लोग हाँ ना करके बोल रहे थे, बहुत सारा हेजिटेशन आ रहा था। दूसरे प्रिंसली स्टेट्स भी, बड़ौदा वगैरह बोल रहे थे नहीं ये बहुत बहुत पैसा लगेगा। पर मैसूर के जो वजीर थे, जो मिर्जा इस्माइल दीवान जो थे, मिर्जा इस्माइल, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी चांस है कि अगर हम एयरक्राफ्ट फैक्ट्री बना देंगे वॉर के टाइम, तो वो एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से हम दूसरे बहुत सारे चीज बना सकते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट फैक्ट्री के लिए आपको स्टील चाहिए होगा तो स्टील फैक्ट्री भी बना देंगे, और एयरक्राफ्ट फैक्ट्री आज एयरक्राफ्ट बना देगी तो कल वो ट्रेन भी बना सकती है, कल वो गाड़ी भी बना सकती है। तो ये सारे जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वो हमारे स्टेट के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने HAL बना दिया। पर ब्रिटिश ये नहीं मानना चाह रहे थे कि ये फैक्ट्री से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए। तो उन्होंने वालचंद हीराचंद को निकाल दिया। फिर भी मैसूर स्टेट ने अपना इन्वेस्टमेंट मेंटेन किया और अभी भी जैसे अगर आप पूछेंगे कि इंडियन एविएशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वो अभी भी बेंगलुरु में है, जो मैसूर किंगडम में था। और तीसरा स्टेट जिसके बारे में मैंने बात की ऑफ कोर्स है हैदराबाद का अपना एयरलाइन था। 2 स्टेट के पास ही अपने एयरलाइंस थे, एक था हैदराबाद, दूसरे थे जाम साहिब के पास, जो गुजरात में एक छोटा स्टेट है, जामनगर जी, द जाम साहिब ऑफ जामनगर। तो उन्होंने अपना एयरलाइन स्टार्ट किया और उन्होंने ये भी सोचा कि अपना एयरफोर्स स्टार्ट कर देंगे। हैदराबाद स्वतंत्र बन के अपना एयरफोर्स भी स्टार्ट कर लेगा, और इसलिए उन्होंने ब्रिटेन जाके जो रिटायर्ड आदमी थे जो रॉयल एयरफोर्स से, उन्होंने पूछा कि आप हमारे यहाँ आके एयरफोर्स क्यों नहीं स्थापित कर देंगे। ऑफ कोर्स वो नहीं हुआ एंड में, और इंडिया ने पुलिस एक्शन करके हैदराबाद को हासिल किया। फिर भी अब अगर आप हैदराबाद का केस देखेंगे तो हैदराबाद ऐसे कंट्री से बहुत सिमिलर है, जैसे सऊदी अरेबिया और बहरीन, UAE, जिनके पास उतने बड़े एयरफोर्स नहीं थे, पर उन्होंने बहुत फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के अपना एयरफोर्स बना दिया, बुला के अपने एयरलाइंस, जैसे आप एमिरेट्स वगैरह, इतिहाद एमिरेट्स, ये जैसे एयरलाइंस हैं, वो एयरलाइंस सब पहले फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के ही बाद लोकल लोग को शामिल करके बनाए गए। तो वैसे भी हैदराबाद का भी थोड़ा गोल था, वो सक्सीड नहीं हुआ। पर मैं बस ये बताना चाह रहा था कि इंडियन स्टेट्स भी कितने बड़े थे, कितने ऑर्गेनाइज थे, और उनकी भूमिका एविएशन में कितनी बड़ी थी। वाह, इसमें मैं थोड़ा सा एक डिटोर लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बैंगलोर में हैं। तो सौरभ, इस किताब में एक बहुत दिलचस्प बात है कि जो बिलंदूर टैंक है, जो काफी अभी तो प्रख्यात हो चुका है, उसमें HAL सी प्लेन्स लैंड करवाना चाहते थे, तो उसके लिए वो यूज कर रहे थे, है ना आशिक? आपने उसमें लिखा है। जी हाँ, उनको और प्रणय, वो माराथली वाली बात भी बताओ ना। हाँ, तो वो बात थी। खैर, तो मैं विंड टनल रोड पे रहता था, जो कि HAL के पीछे ही है। तो हम लोग इस तरीके के, बेलंदूर टैंक तो पास में था, वो खैर एक बात है। और एक और जगह है बैंगलोर में, माराथली।
तो कई कहानियां हैं कि वो मारथहल्ली का नाम कैसे आया, तो कई लोग बोलते हैं ऐसे मराठा हल्दी था, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं और कुछ था, लेकिन असली कहानी ऐसी है, ऐसा मानते हैं लोग कि जो HF-24 मारूद था जो कि 1960 वगैरह में बनाया था, तो वो भी HAL पास में ही है मारथहल्ली से, तो वो मारूद से मारथहल्ली हुआ और वो एक जगह का नाम है जो वहां पर है। तो आपकी किताब 1953 में खत्म होती है आशिक, लेकिन मैं आशा करता हूं उसके बाद भी आप लिखेंगे एक नई किताब में। लेकिन एक मेरा जो सवाल था वो इसके बाद का था, तो जिस तरीके से जो HF-24 मारूद जिसकी बात कर रहे थे वो काफी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट था उस समय के लिए, और HAL ने एक कर्ट टैंक नाम के जर्मन डिजाइनर थे उन्हें बुलाया था और उनकी मदद से काफी उम्दा एयरक्राफ्ट तैयार किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि तब हम लोग ये चीज कर पा रहे थे और 1960-70 के बाद वो एनर्जी हम लोगों ने खो दी, तो इसके बारे में आपके कुछ ख्याल है? बेसिकली एरोप्लेन इंजन बनाना बहुत बहुत मुश्किल काम है, और अगर आप दुनिया में देखेंगे जितने देश अपने आप इंजन बनाते हैं वो बहुत बहुत कम देश हैं। आपको पता होगा कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा सिविलियन एयरक्राफ्ट बस 2 ही कंपनी बनाते हैं, बोइंग और एयरबस। तो ये जो डिफेंस इंडिजनाइजेशन है, जैसे आप बात कर रहे थे कि हमें अपने आप जो टेक्नोलॉजी है उसको इकट्ठा करना है, वो बहुत मुश्किल बात है। और मरुट उम्दा एयरक्राफ्ट था करके हम ये मान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसका इंजन बहुत अंडर पावर्ड था। और अगर आप उसको जो इंडियंस को दूसरे एयरक्राफ्ट मिले, जैसे मिग रशिया से मिला जो वो बहुत बहुत पावरफुल एयरक्राफ्ट था, और वो कॉस्ट भी उतना ऊंचा नहीं था। और इंडिया के मेन जो राइवल्स हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरे हैं चाइना। पाकिस्तान को ऑफ कोर्स अमेरिका से बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट मिली थी, और चीन दुनिया के सारे देशों में ऐसे एक हैंडफुल ऑफ देश में एक है जो अपना इंजन्स बना सकता है। तो अभी भी हमारे पास वो जो डिटर्मिनेशन था टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, हमने ट्राई किया और वो ठीक से नहीं आया। जो कर्ट टैंक ने ट्राई किया वो फिर भी ठीक से नहीं आया। ब्रिटिश हमें वो जो इंजन्स हम चाहते थे वो इंजन्स बेचने के लिए तैयार भी नहीं थे। तो ना तो हम ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में ऐसे शामिल हो सकते थे कि हम इंजन्स इजीली एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजन्स बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो कंट्रीज इजीली एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ना तो हम अपने आप बना सकते थे। और इंडिया एक अकेला कंट्री नहीं है जिसने ये ट्राई किया। इंडिया ने इजिप्ट के साथ इजिप्ट, अर्जेंटीना, इंडिया तीनों कंट्री ने ट्राई किया। एक्चुअली कर्ट टैंक पहले अर्जेंटीना गए थे, फिर अर्जेंटीना से आके इंडिया में शामिल हुए थे, और इंजन के लिए इंडिया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जो इजिप्ट और यमन का एक यूनाइटेड कंट्री था वो कंट्री में ट्राई किया। पर बहुत बहुत मुश्किल चीज है। और एनीवे इंडिया का डिफेंस पॉलिसी और इंडिया का इंडिजनाइजेशन के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि कितने बॉटलनेक्स है, कितने प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली वो फेलियर था। मारूट भी एक सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट नहीं था, और इंडियंस को ऐसे लगा कि हम लाइसेंस पे अगर रशियन एयरक्राफ्ट बनाएंगे तो वो अच्छा होगा। और अब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट होलसेल फ्रांस से एयरक्राफ्ट वैसे ही ले रहे हैं, पैसे, बहुत सारे पैसे के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी कहानी थी। और इसमें मतलब इंडियन एविएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो बिजू पटनायक का नाम तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में भी है किताब में, तो मैं दर्शकों को बोलूंगा कि जाकर जरूर पढ़िए। लेकिन एक आखिरी सवाल आशिक, इस किताब से ब्रॉडली टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीयकरण या फिर नेशन बिल्डिंग के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दर्शकों को और किताब के पाठकों को भी?
हाँ, तो मेरा जो मॉडल है, एक इंग्लैंड में एक प्रोफेसर हैं डेविड एडजर्टन, जिनका ये मानना है कि हम जब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हमें थोड़ा डर लगता है कि हम कोई बड़े चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हमारा उतना लेना देना नहीं होता है, और जिसका अपना जो पॉलिटिक्स नहीं होता है। टेक्नोलॉजी का कोई पॉलिटिक्स नहीं है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो ऑर्डिनरी लोगों को के ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, और जो ऑर्डिनरी लोग इम्पैक्ट नहीं कर सकते। पर डेविड एडजर्टन ये बोलते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी को कभी भी पॉलिटिक्स के लेंस से देखना चाहिए। कौन हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में डिसीजंस ले रहे हैं, किसको शामिल नहीं किया जा रहा है। जैसे मेरी किताब में मैं ये दिखाता हूँ कि पहले इंडियंस को टेक्नोलॉजी के बाहर रखा जा रहा था, टेक्नोलॉजी से एक्सक्लूड किया जा रहा था। उन्होंने पॉलिटिक्स से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल लिया, और तो हम टेक्नोलॉजी को पॉलिटिक्स से सेपरेट करके नहीं देखना हमें पॉलिटिक्स को टेक्नोलॉजी से नहीं देखना है। दूसरा बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे बहुत सारी चीज हैं जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे हमारा देश, जैसे हमारी वायुसेना। वो चीजों का भी हिस्ट्री होता है, वो चीजों का भी पास्ट होता है, और हम उसका थोड़ा अवेयरनेस रखेंगे तो हम यहाँ पे कैसे आए हैं और यहाँ से कहाँ जाएंगे, उसका थोड़ा संबंध हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। और तो इसी बात पर ये एपिसोड खत्म करते हैं। मैं अपने दर्शकों को सभी यही कहूंगा कि ये किताब भारत की इतिहासकारिता में एक महत्वपूर्ण योगदान है, और क्योंकि नई नई चीजें जानने को मिलेगी टेक्नोलॉजी और भारत निर्माण के बारे में, तो जरूर पढ़िए। अभी तो अमेज़न किंडल पे रिलीज हुई है, और जल्द ही फिजिकल कॉपीज भी स्टोर्स में आ जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशिक, बहुत मजा आया आपसे बात करके और कई नई चीजें जानने को मिली। तो धन्यवाद सौरभ, प्रणय और ख्याति। थैंक यू सो मच। Thanks Ashik. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On What the Hell, Navya, Shweta Nanda, Jaya Bachchan and Navya Naveli Nanda talk about periods, menopause and the pros and cons of being a woman. On the Life Manifesto, Zarina advises on why and how we should choose our struggles wisely. On Has It Aged Well, Abbas and Urjita welcome actor and comedian Sankalp Rastogi to discuss the legendary gangster flick Satya. Don't forget to subscribe to IVM Pop for latest episodes. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Vinay Matthews, founder and COO of Faircent, about peer-to-peer lending process under RBI. And on Naan Curry, Sadaf and Archit have a discussion with author Sarini Kamini about the difference between flavor and taste. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcasts.com. We have some exciting stuff for you. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, spread the word, tell your friends, and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Bumble, Heads Up for Tails, Kotak Privy League Program, and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible.